भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के वर्ष 2026 के आम चुनावों के तारीखों की घोषणा की है। वास्तव में चुनाव तारीखों की घोषणा केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं होती, बल्कि उसी क्षण भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे संवेदनशील और सक्रिय चरण में प्रवेश करता है। इसी समय एक ऐसी व्यवस्था लागू हो जाती है जिसका उद्देश्य इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करना, संतुलित करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि चुनाव किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करने का माध्यम न बन जाए, बल्कि वास्तव में यह निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से संपन्न हो। और इस व्यवस्था को हम आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या एमसीसी के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये व्यवस्था लागू होती है, इसका प्रभाव केवल राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी सरकारी और प्रशासनिक मशीनरी इससे प्रभावित होती है। क्योंकि अब हर निर्णय, हर सरकारी घोषणा, हर योजना, हर नियुक्ति और हर सार्वजनिक गतिविधि को इस नज़र से देखा जाता है कि कहीं वह चुनाव को प्रभावित तो नहीं कर रही, कहीं वह मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं है, और कहीं सत्ताधारी दल अपने पद और संसाधनों का उपयोग करके अनुचित लाभ तो नहीं ले रहा है। क्योंकि यदि ऐसा होने लगेगा तो चुनाव का वास्तविक अर्थ समाप्त हो जाएगा और लोकतंत्र केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा। इसलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता होती क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या होते हैं और इसे लागू करने में चुनौतियां क्या हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्त और आप देख रहे हैं PSIR रिसर्च। आदर्श आचार संहिता को अगर सरल भाषा में समझें तो यह चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का एक व्यापक समूह है जो चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार के व्यवहार को विनियमित करती है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना, चुनाव प्रचार के दौरान शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करना और सत्ताधारी दल को सरकारी संसाधनों के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकना है। अर्थात यह तय करती है कि कोई भी खिलाड़ी यानी राजनीतिक दल या उम्मीदवार खेल के नियमों को तोड़कर जीतने की कोशिश ना करे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि आदर्श आचार संहिता कोई कानून नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक संहिता है जो राजनीतिक दलों की आपसी सहमति पर आधारित है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह कमजोर है, क्योंकि इसे लागू करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से आती है, जो चुनाव आयोग को चुनाव की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। और यही कारण है कि भले ही यह सीधे सीधे कानून ना हो, फिर भी इसका प्रभाव बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा इसके कई प्रावधान ऐसे हैं जो पहले से मौजूद कानूनों से जुड़े हुए हैं, जैसे रिश्वत देना, मतदाताओं को धमकाना, फर्जी मतदान करवाना। ये सभी भारतीय न्याय संहिता 2023 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपराध हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति या दल इनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी संभव है। अब इसकी अवधि को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। आदर्श आचार संहिता उस समय से लागू होती है जब चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है और तब तक प्रभावी रहती है जब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं हो जाते। यानी पूरे चुनावी समय में यह एक सक्रिय निगरानी तंत्र की तरह काम करती है। अब इसके इतिहास को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई अचानक बनी व्यवस्था नहीं है, बल्कि समय के साथ विकसित हुई है। इसकी शुरुआत 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राजनीतिक दलों ने आपसी सहमति से कुछ नियम बनाए थे। पहली बार 1962 के समवर्ती चुनाव में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया और 1979 में भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यापक मुख्य चुनाव आचार संहिता जारी की, जिसे बाद में राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करके संशोधित किया गया ताकि धन और मसल पावर पर नियंत्रण रखा जा सके। 1991 में मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन के नेतृत्व में इसे सख्ती से लागू किया गया, जिसने इसे एक प्रभावी उपकरण बना दिया। अब MCC के मुख्य प्रावधानों को समझते हैं और उनके पीछे की सोच को भी समझते हैं। सबसे पहले सामान्य आचार संहिता आती है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जो समाज में मतभेद बढ़ाए या समुदायों के बीच तनाव पैदा करे या मत सुनिश्चित करने के लिए जाति और सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल करे। इसका सीधा अर्थ यह है कि चुनाव जीतने के लिए समाज को बांटना स्वीकार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नेता जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगता है तो यह केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं है, बल्कि यह सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने वाला कदम है, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह आदर्श चुनाव आचार संहिता
यह भी सुनिश्चित करता है कि पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म और राजनीति का मिश्रण समाज में गंभीर विभाजन पैदा कर सकता है। यह चुनावी सभाओं और जुलूसों को विनियमित करता है, क्योंकि सभाएं और जुलूस केवल आयोजन का विषय नहीं है, बल्कि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसलिए राजनीतिक दलों को अपनी सभाओं और जुलूसों के बारे में पहले से प्रशासन को सूचना देनी होती है, ताकि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि अलग अलग दलों के कार्यक्रम आपस में टकराएं नहीं। इसी तरह पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार का प्रलोभन, जैसे शराब, भोजन या किसी भी तरह के धन का वितरण पूरी तरह निषिद्ध होता है, ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 मतदान से 48 घंटे पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार करने से रोक लगाती है, ताकि मतदाता अच्छी तरह सोच समझ करके अपना मतदान दे सकें, उनको सोचने के लिए समय मिल सके। अब चुनाव के दिन के नियम और भी अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि यही वह दिन होता है जब मतदाता अपना निर्णय लागू करता है। इसलिए मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार प्रतिबंधित होता है। कोई अनधिकृत व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता और बूथ के पास किसी भी तरह के प्रलोभन, जैसे भोजन का वितरण आदि भी पूरी तरह से निषिद्ध होता है। सत्ताधारी दल के लिए नियम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसके पास पहले से ही शक्ति और संसाधन होते हैं, इसलिए उसे सीमित करना आवश्यक होता है, ताकि सभी दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए समान स्तर उपलब्ध हो। आदर्श आचार संहिता के अनुसार मंत्रियों को अपनी आधिकारिक या सरकारी यात्राओं के साथ चुनाव प्रचार को जोड़ने की सख्त मनाही है। साथ ही चुनाव प्रचार के उद्देश्यों के लिए सरकारी परिवहन, मशीनरी और कर्मियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी नए वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती, किसी परियोजना की आधारशिला नहीं रख सकती और न ही ऐसी अस्थायी नियुक्तियां कर सकती है जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकें। वर्ष 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इसमें अब यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में ऐसे वादे नहीं होने चाहिए जो चुनाव की शुद्धता को प्रभावित करें, और इसमें वादों का तर्क तथा उनके वित्तीय साधनों को पूरा करने के तरीके स्पष्ट रूप से दर्शाने चाहिए। आचार संहिता में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा भी शामिल है, ताकि धन के प्रयोग को सीमित करते हुए सभी उम्मीदवारों को एक समान रूप से लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराया जा सके। लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए यह रकम 95 लाख रुपए तय की गई है। इसी तरह विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। छोटे राज्यों के लिए यह सीमा और कम है। अब हम धीरे धीरे आधुनिक संदर्भ में आते हैं, जहां चुनाव का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। पहले चुनाव केवल रैलियों और पोस्टरों तक सीमित थे, लेकिन अब वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक फैल चुके हैं, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, डीप फेक, सोशल मीडिया और माइक्रो टारगेटिंग जैसे नए तत्व जुड़ चुके हैं। और यही वह जगह है जहां आदर्श आचार संहिता को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन चुनौतियों को भी समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से यह तय होता है कि यह व्यवस्था कितनी प्रभावी है और इन्हीं के आधार पर समाधान भी तैयार होते हैं। सबसे पहली और सबसे जटिल चुनौती है फ्रीबीज यानी मुफ्त चीजों का वादा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कल्याणकारी नीति और चुनावी लालच के बीच की रेखा बहुत ही धुंधली हो जाती है। सरकार का कर्तव्य है कि वह गरीबों के लिए योजनाएं बनाए, लेकिन जब वही योजनाएं चुनाव के ठीक पहले घोषित होती हैं तो यह संदेह पैदा होता है कि क्या यह वास्तव में कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई हैं या केवल वोट पाने की रणनीति है। इसका समाधान केवल प्रतिबंध नहीं हो सकता, क्योंकि इससे वास्तविक कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होंगी। इसका वास्तविक समाधान पारदर्शिता है। हर राजनीतिक दल को अपने घोषणा पत्र के साथ यह बताना अनिवार्य होना चाहिए कि वह जो वादे कर रहा है उनका कुल खर्च कितना होगा, वह पैसा कहां से आएगा और उन्हें कितने समय में लागू किया जाएगा। इसके लिए एक सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, जहां सभी पार्टियों के घोषणा पत्र और उनके वित्तीय विवरण उपलब्ध हों। उदाहरण के लिए, यदि कोई पार्टी मुफ्त बिजली देने का वादा करे या मुफ्त लैपटॉप देने का वादा करे, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि इसके लिए कितना बजट लगेगा, वह बजट किस स्रोत से आएगा और इसका अन्य योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब यह जानकारी जनता के सामने होगी तो मतदाता स्वयं समझ सकेगा कि कौन सा वादा वास्तविक है और कौन सा केवल चुनावी रणनीति। अब दूसरी चुनौती है कि आदर्श आचार संहिता का सीधा कानूनी आधार नहीं है, यानी कि यह कानून नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग की शक्तियां यहाँ सीमित दिखाई पड़ती हैं। इसका समाधान ये हो सकता है कि इसके गंभीर उल्लंघनों को स्पष्ट रूप से कानूनी दायरे में लाया जाए।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि निर्वाचन आयोग को गंभीर और बार बार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार मिल सके। वर्ष 2013 में कार्मिकों और सार्वजनिक शिकायतों तथा कानून और न्याय पर अस्थायी समिति ने आदर्श चुनाव संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था और निर्वाचन सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति ने भी सुझाव दिया था कि आदर्श चुनाव आचार संहिता संबंधी कमियों को दूर करने हेतु इसे वैधानिक आधार देकर कानून के माध्यम से लागू करने योग्य बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये जरूरी है कि एक डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित की जाए जिसमें हर नेता और पार्टी के उल्लंघनों का रिकॉर्ड रखा जाए और एक चरणबद्ध दंड प्रणाली लागू की जाए जिसमें पहली गलती पर चेतावनी, दूसरी गलती पर प्रचार प्रतिबंध और तीसरी गलती पर और सख्त कार्रवाई जैसे चुनाव चिन्ह फ्रीज करना या पंजीकरण निलंबित करना शामिल हो। यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो ताकि किसी प्रकार का पक्षपात न हो और किसी के साथ समान व्यवहार हो। अब तीसरी चुनौती आती है न्यायिक प्रक्रिया में देरी की। जब आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों को राजनीतिक दलों के पंजीकरण अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं। जब तक निर्णय आता है चुनावी प्रक्रिया पहले से ही पूरी हो चुकी होती है जिससे कानून का निरोधक प्रभाव समाप्त हो जाता है। सामान्यतः यह समय 5 वर्ष से अधिक भी होता है। इसका समाधान यह है कि विशेष फास्ट ट्रैक चुनाव न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएं, जहां चुनाव से जुड़े मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाए और सुनवाई निरंतर हो ताकि निर्णय समय पर आए और उसका प्रभाव भी दिखे। अब सबसे आधुनिक चुनौती की बात करें तो वह है डिजिटल दुष्प्रचार और डीप फेक। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, डीप फेक और सूक्ष्म लक्षित विज्ञापन तेजी से फैलने के कारण भारत के निर्वाचन आयोग के लिए हेट स्पीच और गलत सूचना को वास्तविक समय में मॉनिटर करना अत्यंत ही कठिन हो गया है। आज के समय में एक फर्जी वीडियो या गलत सूचना कुछ ही घंटों में लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है और मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। वास्तव में इसका समाधान केवल पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए तकनीकी समाधान आवश्यक है। अतः चुनाव आयोग को एआई आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करनी चाहिए तथा आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य वैधानिक दायित्व बनाया जाए कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश मिलने के 3 घंटे के भीतर अपने प्लेटफॉर्म से गलत सामग्री जैसे घृणास्पद भाषण या डीप फेक को तुरंत हटाएं और डिजिटल कंटेंट में वाटरमार्किंग प्रणाली लागू करें ताकि उसकी सत्यता की जांच की जा सके। अब प्रॉक्सी प्रचार की समस्या को समझते हैं, जहां राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करते हैं। राजनीतिक दल अक्सर व्यय सीमा तथा आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर सोशल मीडिया पर छद्म नामों से पेज बना लेते हैं या इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर का उपयोग भी अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं ताकि विरोधी दलों के खिलाफ दुष्प्रचार कर सकें और अपने खिलाफ अपने लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार कर सकें। व्हाट्सएप जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर सांप्रदायिक और उत्तेजक विमर्श का नियंत्रित प्रसार भारतीय निर्वाचन आयोग की निगरानी तंत्र के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसके कारण चुनाव पूर्व की पारंपरिक 48 घंटे की जो मौन अवधि होती है उसका अनुपालन भी डिजिटल युग में लगभग निष्प्रभावी हो गया है। इसका समाधान ये कर सकते हैं कि चुनाव के दौरान हर राजनीतिक सामग्री के लिए जवाबदेही तय की जाए और इसे अनिवार्य किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति या प्लेटफॉर्म किसी राजनीतिक दल के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार कर रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि यह प्रायोजित सामग्री है, अन्यथा उसे प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही उमेश सिन्हा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 जो मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगाती है में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके। इसके साथ ही 2015 में 255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट को भी लागू किया जा सकता है, जिसने सिफारिश की थी कि पेड न्यूज और सरोगेट डिजिटल विज्ञापन को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से भ्रष्ट आचरण के रूप में वर्गीकृत किया जाए, जिससे यह एक चुनावी अपराध बन जाए। आचार संहिता के वे खंड जो यह अनिवार्य करते हैं कि आलोचना केवल नीतियों और कार्यक्रमों तक ही सीमित होनी चाहिए या चुनाव की शुचिता बनाए रखनी चाहिए, वे भी काफी हद तक व्यक्तिपरक और अस्पष्ट हैं। इसके परिणाम स्वरूप हर कोई कानून की अलग अलग व्याख्या करता है और इन्हें लागू करने में असमानता का व्यवहार संभव हो जाता है। अब नियमों की अस्पष्टता की बात करें तो इनका समाधान यह है कि नियमों को और अधिक स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और विस्तृत बनाया जाए ताकि हर स्थिति में एक समान निर्णय लिया जा सके। एक और बड़ी चुनौती है और वह है चुनावी व्यय की। चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तो तय है, लेकिन भारत में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई सीमा नहीं है।
इससे एक असमान स्थिति पैदा होती है तथा क्षेत्रीय और स्वतंत्र उम्मीदवारों की तुलना में अच्छी तरह से वित्त पोषित राष्ट्रीय दलों को अधिक लाभ मिलता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा मीडिया विज्ञापनों पर खर्च करते हैं, जो रैलियों जैसी जमीनी गतिविधि पर होने वाले खर्च से कहीं अधिक होता है। इससे कम वित्तीय संसाधन वाले उम्मीदवार हाशिए पर बने रहते हैं। इसके लिए वर्ष 2016 में ईसीआई की एक प्रस्तावित चुनाव सुधार रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में राजनीतिक दलों के लिए व्यय की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इससे अधिक न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का अवसर सुनिश्चित होगा, जिससे दलों को वित्तीय प्रबलता के स्थान पर विचारों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। एक समिति बनी थी, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में। इसने और 1999 के विधि आयोग ने भी ये कहा था कि चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण किया जाए। इसके तहत सरकार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अथवा उनके नामित प्रत्याशियों को चुनाव व्यय का आंशिक रूप से वित्त पोषण करे। इसके साथ ही एक तरीका यह भी हो सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की बढ़त को कम करने और प्रत्याशियों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए चुनाव से पूर्व 6 माह की अवधि के दौरान सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अतिरिक्त कानूनों में संशोधन करके स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जाना चाहिए कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने प्रत्याशी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी प्रत्याशी की निर्धारित चुनावी व्यय सीमा के भीतर होनी चाहिए। इससे व्यय निगरानी बेहतर रखी जा सकती है। भारत का निर्वाचन आयोग अक्सर सिविल सोसाइटी और विपक्षी दलों द्वारा आलोचना का शिकार होता है, क्योंकि चुनाव आयोग उच्च प्रोफाइल, जिन्हें हम स्टार प्रचारक कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ नेता, उनके उत्तेजक भाषणों या आचार संहिता उल्लंघन की घटनाओं पर कार्रवाई में देरी करता है या प्रतिक्रिया कमजोर देता है। यह सबसे अधिक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर जनता का भरोसा कम होता है। यदि नियम लागू करने वाली संस्था पर ही सवाल उठने लगे तो फिर नियमों का पालन करवाना लगभग असंभव हो जाता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मिला कानूनी संरक्षण राजनीतिक दलों के सवालों के घेरे में है, और हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा संसद में महाभियोग की नोटिस भी दी गई है। जब किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिए जाने के बावजूद वही चुनाव आयुक्त चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता रहे तो यह स्थिति केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और संस्थागत दृष्टि से भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। क्योंकि लोकतंत्र में केवल निष्पक्ष होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि जनता के मन में संदेह उत्पन्न हो जाए कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है या फिर चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है, तो फिर आदर्श आचार संहिता जैसे नियमों का पालन भी प्रभावी नहीं रह जाता है। इसका समाधान केवल आलोचना नहीं है, बल्कि एक मजबूत और संतुलित नियुक्ति प्रक्रिया में है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसी समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें सरकार, विपक्ष और न्यायपालिका तीनों का प्रतिनिधित्व हो, ताकि किसी एक पक्ष का प्रभाव ना हो। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति बनाई जा सकती है जो सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय ले। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। उम्मीदवारों की योग्यता और पृष्ठभूमि सार्वजनिक की जानी चाहिए, और यदि किसी आयुक्त पर गंभीर आरोप लगते हैं तो एक स्वतंत्र जांच तंत्र हो जो समयबद्ध तरीके से जांच करे और आवश्यक होने पर उस आयुक्त को अस्थायी रूप से चुनाव प्रक्रिया से अलग किया जा सके, ताकि निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग के सभी निर्णयों को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। उसकी हर कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए और एक डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि जनता यह देख सके कि किस मामले में क्या कार्रवाई हुई और कितने समय में हुई। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि संस्था पर विश्वास भी मजबूत होगा। अंततः जब हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आदर्श आचार संहिता की प्रभावशीलता केवल उसके नियमों में नहीं बल्कि उसे लागू करने की निश्चितता, पारदर्शिता और निष्पक्षता में निहित है। यदि नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत और सख्त कार्रवाई हो, यदि चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष हो और निष्पक्ष दिखे भी, यदि तकनीकी और कानूनी सुधारों को सही तरीके से लागू किया जाए तो आदर्श आचार संहिता केवल एक नैतिक दस्तावेज नहीं रहेगी बल्कि एक शक्तिशाली व्यवस्था बन जाएगी जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हर चुनाव वास्तव में जनता की स्वतंत्र और निष्पक्ष इच्छा का प्रतिबिंब हो। इस मुद्दे पर आपकी राय और टिप्पणी देश और लोकतंत्र दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर दें।
अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।